हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ विद शिप्रा। आई एम शिप्रा रस्तोगी और आज हम लोग कवर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एमसीक्यूज़ जो कि आपके सीसीएस यूएलएलएम एंट्रेंस में आपसे पूछे जाएंगे और एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इजी आते हैं, सो वही कंपाइलेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरीली डील्स विद, सो ये किससे डील करता है? डील्स विद द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज़। अगेन आई वांट टू टेल यू समथिंग कि ये जो हमारा सेशन रहेगा ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, स्पीडी मैनर में रहेगा, क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ कवर करने हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 2, द फादर ऑफ रूल ऑफ लॉ इज, रूल ऑफ लॉ किसने प्रोपाउंड किया था? सो इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डाइसीज रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट भी होता है। क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी नहीं होता। एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं, हमें एग्जीक्यूटिव्स को एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन नहीं देना है। इसी बात के अपोज में आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, सो इट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वॉज प्रोपाउंडेड बाय, सो इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय मॉन्टेस्क्यू। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? सो इट इज ऑल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइप्स पूछे हैं तो ऑल द रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशंस, दीज आर ऑल्सो नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। एक्सेसिव डेलीगेशन कब होता है? सो एक्सेसिव डेलीगेशन तब होता है जब लेजिस्लेचर अपने एसेंशियल फंक्शंस को भी डेलीगेट कर दे। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 9, द लीडिंग केस ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू बी रिमेंबर्ड। कौन सा केस है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर लीडिंग केस बनता है? सो इट इज इन री डेली लॉज एक्ट। Then question number 10, which of the following controls the delegated legislation? So delegated legislation के 3 controls है, legislative control, judicial control, procedural control and so answer will be D, all of the above. Doctrine of ultra vires means, ultra vires का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि this provision is ultra vires the constitution या this law is ultra vires the constitution, तो हम ये कहना चाहते हैं कि it is going beyond the powers. So answer will be B. डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। विच प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मीन्स हियर द अदर साइड? तो इट इज ऑडी ऑल्ट्रम पार्थम, ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नीमो ज्यूडिक्स इन कॉजा स्यूआ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अपने ही कॉज में जज नहीं बनेगा, और कभी कभी ये लिखा आता है किस नाम से? रूल अगेंस्ट बायस। तो ये भी आपको याद रखना है, रूल अगेंस्ट बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस? तो अभी मैंने आपको बताया रूल अगेंस्ट बायस है, राइट टू फेयर हियरिंग ऑडी ऑल्ट्रम पार्थम है, स्पीकिंग ऑर्डर भी होता है जिसको हम इस नाम से भी जानते हैं रीजन्ड डिसीजन। जो भी आप जजमेंट देते हैं उसमें आपके रीजन्स होने चाहिए, सो रीजन्ड डिसीजन। सो क्या नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ये रिलेट करता है आपका आर्टिकल 13 से। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सो स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स ऐसा ऑर्डर जिसमें रीजंस हैं कि वाई दिस डिसीजन हैज़ बीन रीच्ड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कौन करता है? सो जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी के थ्रू किया जाता है। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू, क्या इशू करने के लिए? टू इशू दी रिट्स। High Court issue the writs under which article? So it is Article 226. Now again important question is which writ is issued to release a person from illegal detention? किसी person को illegal detention से release करने के लिए कौन सा writ issue किया जाता है? So it is habeas corpus. Which writ commands a public authority to perform its legal duty? So it is mandamus. Mandatory command दिया जाता है कि भाई अपनी legal duty perform करो। Which writ is issued to prevent a lower court or tribunal from exceeding its jurisdiction? अगर कभी कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स अपने जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं और उनको रोकना है, तो किस रिट से इशू किया जाता है? बाय इशूइंग द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। देन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच रिट इज इशूड टू क्वैश
द ऑर्डर ऑफ एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो अगर आपको किसी इन्फीरियर कोर्ट का और ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर ही क्वेश करना है तो आप रिट इशू करेंगे सर्शियरी। सर्शियरी का मतलब होता है टू सर्टिफाई। उनसे पूछते हैं कि जो आपने एक्शन लिया है कि या तो आप इसे सर्टिफाई कीजिए, बट इफ़ यू आर अनेबल टू सर्टिफाई इट देन योर डिसीजन शैल बी क्वेश्ड। Question number 23, we are going to study which writ challenges the authority of a person holding a public office. By issuing this writ, you can ask that authority that on by or which power or by which power you are holding this public office. So it is a writ of quo warranto. कोई इसे क्यों वारंटो भी बोलता है, सो ये आपका अपना अपना प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? सो ऑब्वियसली फेयरली और रीजनेबल मैनर में एक्सरसाइज किया जाता है। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, सीक्रेट मैनर में नहीं होना चाहिए और अपनी पर्सनल ओपिनियन में नहीं होना चाहिए। देन मेलाफाइड एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब क्या होता है? तो देखिए मेलाफाइड का मतलब ही यही हो गया कि आप कोई काम कर रहे हैं बैड फेथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ रूल अगेंस्ट बायस। रूल अगेंस्ट बायस के लिए कौन सी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है? तो अगर हम रूल अगेंस्ट बायस की बात करते हैं तो एक इम्पार्शियल डिसीजन मेकर होना चाहिए। सो आंसर विल बी बी। बायस ऑन द अकाउंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से अगर कोई पर्सन बायसनेस शो करता है सो दैट विल बी नोन एज पर्सनल बायस। बायसनेस अराइजेस फ्रॉम द फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एक ऐसा बायस जो अराइज हो रहा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट से, तो हम उसको बोलते हैं पेक्यूनरी बायस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ अप्लाई होता है? सो इट इज़ एप्लीकेबल ऑन दी बोथ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स, जिसमें राइट ऑफ द पार्टीज अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। मीन्स आपको अदर साइड को भी सुनना है, लेकिन कभी कभी इसके एक्सेप्शन है अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, सो यू कैन रिलैक्स ऑन दिस मैटर। कॉन्फिडेंशियल मैटर्स में भी और पब्लिक इंटरेस्ट में भी है कि हमें पर्सन को हम हियरिंग का मौका नहीं दे सकते, सो इट विल बी परमिसिबल। सो आंसर विल बी डी। ये सारी आपकी एक्सेप्शंस हैं। देन क्वेश्चन इज डॉक्ट्रीन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इज बेस्ड ऑन। ये जो आपका डॉक्ट्रीन है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये किसके ऊपर बेस्ड है? सो इट इज बेस्ड अपॉन द फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। प्रोमिसरी एस्टॉपल क्या करता है? प्रोमिसरी एस्टॉपल आपको गोइंग बैक से प्रिवेंट करता है। ये प्रिवेंट करता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी वापस गोइंग बैक ना हो ऑन इट्स प्रॉमिस इन एप्रोप्रिएट केसेस। विच केस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रीन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल इन इंडिया। इंडिया में प्रोमिसरी एस्टॉपल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? सो इट इज मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब होता है पावर्स टू चूज अमंग द लॉफुल अल्टरनेटिव्स। लॉफुल अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से कोई एक अल्टरनेटिव चूज करना ही डिस्क्रिशन कहलाता है। अनलिमिटेड पावर डिस्क्रिशन नहीं होता, जुडिशियल पावर नहीं होता, लेजिस्लेटिव पावर भी नहीं होता। अब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इंक्लूड। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज़ कैसे होता है? जब आप किसी पावर को बैड फेथ में मेलाफाइड मैनर में एक्सरसाइज करते हो, इररेलेवेंट कंसिडरेशन करते हो, या अपना डिस्क्रिशन ही एक्सरसाइज नहीं करते हो और किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आप डिसीजन देते हो। सो आंसर विल बी डी। इन तीनों तरह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का अब्यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इज प्राइमरीली कंसर्न विद। जुडिशियल रिव्यू किससे कंसर्न है ये हमको बताना है। सो जुडिशियल रिव्यू में क्या हम केस की केवल मेरिट्स ही देखते हैं या लीगैलिटी भी चेक की जाती है ऑफ द डिसीजन मेकिंग? नेक्स्ट, पॉपुलैरिटी ऑफ द डिसीजन या पॉलिटिकल कंसिडरेशन? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर विल बी बी। लीगैलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेक किया जाता है इन द जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश हुए थे इन इंडिया अंडर विच आर्टिकल? सो इट इज आर्टिकल 323A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट इनैक्ट हुआ था किस ईयर में? तो आपको ईयर याद रखना है, इट इज़ इन 1985।
विच केस अपहेल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द ट्रिब्यूनल डिसीजन। ट्रिब्यूनल डिसीजंस का भी जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट केस कौन सा है आपका? एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विच अथॉरिटी कैन इशू रिट अंडर आर्टिकल 226? अगेन इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, हाई कोर्ट्स। विच रिट इज प्रिवेंटिव इन नेचर? तो प्रिवेंटिव नेचर की रिट कौन सी होती है ये आपको बताना है। सो इट इज सी, प्रोहिबिशन। विच रिट इज करेक्टिव इन नेचर? तो करेक्टिव इन नेचर की रिट कौन सी है? सो इट इज ए, सर्शररी। पूछा जाता है कि भाई आप सर्टिफाई कर रहे हो अपने डिसीजन को या नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर उसको क्वैश कर देंगे और आप इसमें दोबारा से कोई डिसीजन दीजिए। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को क्या फॉलो करना होता है? सो दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो आंसर विल बी ए। 43 का आंसर आपका ए रहेगा। देन क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी क्या परफॉर्म करती है? क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपकी फंक्शंस भी कुछ परफॉर्म करती है और उसमें कुछ जुडिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। प्योरली जुडिशियल नहीं होते, प्योरली एग्जीक्यूटिव्स भी नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट? तो इंजंक्शन इज नॉट अ रिट। पर्पस ऑफ हैबियस कॉर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पर्सनल लिबर्टी। जिस पर्सन को आपने इलीगली डिटेन किया है उसकी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच? अगेंस्ट अ स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन। जहाँ पर स्टैट्यूट ने ही कोई प्रोहिबिशन लगाया है तो वहाँ पर आप लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्रिन क्लेम नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी? कौन सा इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है? सो रिट पिटीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अपील, रिवीजन और ये रिव्यू पिटीशन ये आपके प्रोसीजरल लॉ में रेमेडी गिवन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। Question number 49 is saying the purpose of judicial review is to ensure that administrative authorities exercise their power lawfully. Then question number 50 is saying administrative law mainly concerned with. So administrative law mainly concerned with control of government power. So answer will be A. Question number 51 is saying which of the following is a ground for the judicial review of administrative action. हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि judicial review होगा, लेकिन judicial review किस ground पर होगा? So what will be the correct answer? तो correct answer will be D. Illegal, irrationality और procedural impropriety के बेस पर judicial review कराया जा सकता है। Doctrine of proportionality is mainly applied to examine what? To examine the fairness of punishment or administrative actions. Which case is closely associated with doctrine of proportionality in India? So this case is Om Kumar versus Union of India. Then the purpose of administrative discretion क्या होता है? Administrative discretion का मतलब ये होता है कि देखिए ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ क्या क्या दे रखा है। क्या अनलिमिटेड पावर है, या अथॉरिटीज़ को इनेबल किया जाए कि वो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग काम करें, या जुडिशियल रिव्यू को एलिमिनेट करता है, या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को इग्नोर करता है। सो आंसर विल बी बी, इट इनेबल द अथॉरिटीज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस, और वो भी लॉफुल मैनर में। क्वेश्चन नंबर 55 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू द अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन। तो आप मेलाफाइड एक्सरसाइज करो, इम्प्रॉपर पर्पज से एक्ट करो, या इररेलेवेंट फैक्ट्स को कंसिडर करो, ये तीनों मेथड ही डिस्क्रिशन का अब्यूज़ कहलाते हैं। सो आंसर विल बी डी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पार्लियामेंट सारे मैटर्स में बिल्कुल डिटेल में डील नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक बात है। लेजिस्लेटिव टाइम थोड़ा सा प्रोटेक्ट होता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर विल बी डी। Question number 57 is saying which of the following is not a method of legislative control. Legislative control का method नहीं है judicial review, ये judicial control में आएगा। legislative control में laying procedure होता है, question hour होता है, और कमेटी बनाई जाती है subordinate legislation को check on करने के लिए। Question number 58 is saying द कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो कमेटी इस्टेब्लिश होती है वो किस तरह का कंट्रोल है? सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोल। विच काइंड ऑफ कंट्रोल? सो इट इज़ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। देन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अप्लाइज कब अप्लाई होता है? जब कोई भी पर्सन एक्ट करता है बियॉन्ड द पावर कॉन्फर्ड बाय द लॉ। क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा स्पीडी मैनर में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको CCS ULLM एंट्रेंस के बहुत सारे सिलेबस को कवर करना है। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम्स है और एडमिट कार्ड आपके
रिलीज़ हो चुके हैं। आप अपना अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन का करेक्ट एग्जाम्पल क्या है? सो रूल्स फ्रेम्ड अंडर एनी एक्ट is an example of delegated legislation, or we can say subordinate legislation. Administrative authorities derive their powers mainly from, administrative authorities को जो power मिलती है mainly वो कहाँ से मिलती है? So without any doubt you can know the answer, statutes. Then which of the following is a feature of natural justice? fair hearing भी है, rule against bias भी है, reasoned decision भी है. So answer will be D, all of the above. द रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग रीजन्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस प्रमोट, अगर आप कोई डिसीजन दे रहे हैं और उसमें आपने रीज़न दिया है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, तो उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी, फेयरनेस बनेगी. सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव. विच केस इज रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क ऑन नेचुरल जस्टिस इन इंडिया? नेचुरल जस्टिस के लिए लैंडमार्क केस है कौन सा? सो इट इज़ ए.के. क्रेपक का केस है, या केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या फिर मिनर्वा मिल्स, या फिर एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो इट इज़ ए.के. क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देन द डिस्टिंक्शन जो किया था बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल फंक्शन, वो किस केस से हमें देखने को मिलता है? सो आंसर विल बी ए.के. क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. रिट ऑफ मैंडेमस कब इशू किया जाता है? तो किसी पब्लिक अथॉरिटी से बोला जाता है कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म करे, और वो ड्यूटीज़ जो मैंडेटरी नेचर की होती हैं. सर्चुलरी क्यों इशू की जाती है? सर्चुलरी इशू की जाती है टू क्वैश एन ऑर्डर जो पास किया गया है विदाउट एनी ज्यूरिसडिक्शन. प्रोहिबिशन क्यों इशू किया जाता है? प्रोहिबिशन अच्छा कब इशू किया जाता है? ऑर्डर पास होने के बाद, या बिफोर इन्फीरियर कोर्ट कंप्लीट्स प्रोसीडिंग, आफ्टर कन्विक्शन, या अगेंस्ट द पार्लियामेंट. सो आंसर विल बी बी, बिफोर द इन्फीरियर कोर्ट कंप्लीट्स देयर प्रोसीडिंग. उनको रोक दिया जाता है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू कंप्लीट दीज प्रोसीडिंग्स. क्यो वॉरेंशो का लिटरली मीनिंग क्या होता है? बाय वॉट अथॉरिटी द पर्सन इज होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस. सो आंसर विल बी बी. हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सो टू प्रोड्यूस द बॉडी और टू हैव द बॉडी. ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, टू हैव द बॉडी. Which of the following doctrines protect citizen against arbitrary administrative action? So ये सारे ही principles हैं जो हमको protect करते हैं. legitimate expectation, promissory estoppel और natural justice. लोकपाल से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में. So the purpose of लोकपाल is to investigate the corruption against the public functionaries. देन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर? तो ईयर आप याद रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछ लेता है. सो इट इज़ इन 2013. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मेनली किस बात से डील करता है? सो इट डील्स विद सर्विस मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेजर पर्पस क्या है? So it is to protect the individual's rights while ensuring the efficient administration. कौन सा केस रिगार्ड किया जाता है एज द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? सो इट इज़ एंटेक वर्सेस कैरिंगटन, जिसमें बोला था कि ये जो आपका रूल ऑफ लॉ है, या जो आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पर भी एप्लीकेबल होगा और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर भी एप्लीकेबल होगा. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन? ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशन का एक एसेंशियल फीचर क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करता है ऑफ द कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, और मेजरली आपके करप्शन रिलेटेड मैटर्स. द इंडियन इक्विवेलेंट ऑफ द ओम्बड्समैन एट द सेंट्रल लेवल इज? सेंट्रल लेवल पर ओम्बड्समैन का क्या नेम रखा गया है इंडिया में? सो इट इज़ बी, लोकपाल. और स्टेट लेवल पे हम उसको बोलते हैं लोकायुक्त. लोकायुक्त फंक्शंस मेनली एट द स्टेट लेवल. सो आंसर विल बी बी.
अब सीवीसी से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किससे डील करता है? सो इट डील्स विद द करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें याद रखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का मेजर काम है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करें। Then under RTI Act the normal time limit for providing the information is, normal time limit पूछ रहा है without extending, तो normal time limit is 30 days. Which authority hears the second appeal under the RTI? RTI में जब आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है और आपने फिर उसका अपील किया, देन फिर उसका सेकंड अपील किया, तो उस अपील को कौन सुनता है? सो योर आंसर विल बी व्हाट? It is heard by Central Information Commission. Administrative decisions based होने चाहिए on what? So administrative decision should be based on relevant consideration. Personal opinion नहीं होना चाहिए, political pressure नहीं होना चाहिए, public rumors भी नहीं होनी चाहिए. So correct answer will be A. क्वेश्चन 85 का आंसर है एक्टिंग ऑन इररेलेवेंट कंसिडरेशन इज अ ग्राउंड फॉर। अगर आप इररेलेवेंट कंसिडरेशन पर एक्ट करते हो तो फिर क्या होगा? उसका जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू? सो पॉपुलैरिटी इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इलीगैलिटी है, इरेशनैलिटी है, प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी है, लेकिन पॉपुलैरिटी कोई जुडिशियल ग्राउंड नहीं है जुडिशियल रिव्यू का। देन विच केस एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ नेचुरल जस्टिस इन इंडिया? इंडिया में नेचुरल जस्टिस का जो स्कोप है वो एक्सटेंड किया है बाय विच केस? सो इट इज़ ए के क्रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाइएगा। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है वो मेजरली क्या प्रोटेक्ट करता है? सो इट प्रोटेक्ट द फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटमेंट। सो विच डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम विड्रॉइंग अ प्रॉमिस व्हेन सिटीजन्स हैव रिलाइड अपॉन इट? सो इट इज़ अ promissory estoppel. क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर रहेगा बी, इट इज अ promissory estoppel. देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90? क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मैंने अभी आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या एग्जामिन करता है। ये एग्जामिन करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ने जो भी काम किया है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ही किया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी? क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी का मेजर एग्जाम्पल क्या है? सो इनमें से बताने की कौन सा क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी का एग्जाम्पल है? सो इट इज ए, इनकम टैक्स अपीलेट ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड मेनली टू? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को क्यों क्रिएट किया गया है? सो दे आर क्रिएटेड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन ऑर्डिनरी कोर्ट्स। Which of the following is not a constitutional writ? So injunction is not any kind of writ. क्यों वरेंशो क्यों इशू किया जाता है? उस पर्सन के अगेंस्ट इशू किया जाता है जो अनलॉफुल पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है और फिर उससे पूछा जाता है कि भाई साहब किस ऑथोरिटी से आप किस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 95 इज सेइंग जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ? सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो कहता है कि देयर शैल बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज टू बैलेंस द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि दिस वीडियो इज़ इन वेरी स्पीडीली मैनर, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्योंकि 20 अगस्त का हमारा एग्ज़ाम है और हमें स्पीडी मैनर में ही सारी चीज़ों को अब कवर करना है। टाइम लिमिट्स हमारे पास बहुत कम है। मैंने अभी सोचा था कि मैं आपको डिटेल में नोट्स के थ्रू भी पढ़ाऊँगी, लेकिन अब टाइम नहीं है, इसीलिए हम केवल MCQ सीरीज़ को ही कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स परचेज़ करना है तो नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है इन बोथ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से नोट्स का डिटेल पूछ सकते हैं, 7302997108। इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करके आप सारे नोट्स का डिटेल, उनका प्राइस, ये सारी चीज़ों को जान सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो 299 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, वी कैन प्रोवाइड यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस? तो गुड गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है क्या? आर्बिट्रेरीनेस। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए, लेकिन आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट। क्या एक्सपेक्टेशन रहता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी से?
कि वो फेयरली काम करें, रीजनेबल मैनर में काम करें और लॉ के अकॉर्डिंग काम करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? इट गवर्न्स विद द पावर्स, प्रोसीजर एंड द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज़। Next question is the ultimate objective of administrative law is to protect the citizen against the arbitrary administrative actions। ठीक है, ये आज हमारा कवर हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस। और बाय होप आप थोड़ा सा अगर इस लेक्चर को अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट में आप अपने डाउट्स और क्वेरीज़ को पूछिए। जितना होगा मैं सारे आपके डाउट्स और क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगी, चाहे वो क्वेरी आपका किसी टॉपिक से रिलेटेड है, कोई MCQ से रिलेटेड है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, ताकि एक मुझे भी मोटिवेशन मिलता है टू मेक दी वीडियोस, और थोड़ा सा टाइम अरेंज करके वीडियोस लेकर आना, एडिट करके अपलोड करना। ठीक है, तो अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है।